फाइंड लेंथ ऑफ इमेज ऑफ, ये क्वेश्चन हो गया था। जरा इसको देख लीजिए, पहले देख लो ये क्वेश्चन हो गया था कि नहीं। ये हो गया था ना, ठीक। अब जैसे ये बात हो रही है कि ये इस सवाल में बाद में कुछ लोगों ने पूछा था कि ये मिरर तो नीचे रखा हुआ है तो इमेज नीचे बननी चाहिए। ऐसा नहीं होता है भाई, मिरर चाहे नीचे हो, प्लेन मिरर चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, प्लेन मिरर से इमेज वैसी ही बनती है जैसा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी होगी। ऐसा थोड़ा ना होता है कि मिरर नीचे है तो इमेज नीचे चली जाएगी। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के जैसी ही होती है, जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसी ही इमेज होती है। ऐसा नहीं कि मिरर नीचे है तो इमेज नीचे बनेगी, मिरर ऊपर है तो। हाँ, ये सवाल हो सकता है कि ये मिरर नीचे क्यों रखा गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर हम इसको यहाँ रखेंगे, अगर हम इस प्लेन मिरर को यहाँ रखेंगे तो ये प्लेन मिरर लाइट को रोकेगा। जो लाइट को रोकेगा तो ये वाला मिरर ठीक से इमेज नहीं बना पाएगा, क्योंकि इतनी जगह की लाइट वहाँ पहुँचेगी नहीं। तो जितनी जगह की लाइट पहुँचेगी नहीं उतनी जगह की इमेज, भाई उतनी ही की तो इमेज बनती है जहाँ जहाँ से लाइट पहुँचती है। तो जब लाइट यहाँ पहुँचेगी नहीं इतने पार्ट की तो इतना इमेज में इतनी चीज़ होगी नहीं, खाली ये हेड बन जाएगा बस। इसलिए उसको नीचे रखा गया है कि दोनों मिरर इमेज फॉर्मेशन कर पाएँ। इमेज फॉर्मेशन इसके द्वारा कैसे होगा? हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट और ये है प्लेन मिरर। तो इमेज ऑब्जेक्ट का जो बॉटम है वो प्रिंसिपल एक्सिस को टच कर रहा है, तो इमेज का बॉटम भी प्रिंसिपल एक्सिस को टच करेगा। ये लीजिए, ये बॉटम हो गया, ठीक है ना। ये बॉटम टच कर रहा है तो वो भी टच करेगा। अब हेड की बात कर लेते हैं। तो एक रे यहाँ गिराइए, ये नॉर्मल बन जाएगा और ये आई बराबर आर के हिसाब से ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक और रे गिरा दीजिए, ये लीजिए, 2 रे कम से कम इमेज बनाने के लिए 2 रे गिरानी होती हैं, तो दूसरी रे गिरा दीजिए। फिर यहाँ नॉर्मल बनाइए, ये देखिए नॉर्मल, और फिर आई बराबर आर के नियम से इसको भी रिफ्लेक्ट करा दीजिए। तो ये दोनों इधर मिलेंगे नहीं, फैल रही हैं, तो इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे। तो जब इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कट कर जाएंगे, और जब यहाँ कट कर जाएंगे तो यहाँ पर उतनी ही बड़ी इमेज बन जाएगी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से बन जाएगा। इसको भी पीछे बढ़ाइए, ये देखिए पीछे बढ़ाने पर जहाँ कट करेंगी, यहाँ कट कर रही हैं तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी। और क्योंकि प्लेन मिरर से इमेज बन रही है तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के जैसी होगी। ऐसा ना कि ऊपर मिरर नीचे होगा तो इमेज नीचे बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। और ये जो यहाँ पर ये जो इमेज बनी है ये है 15 सेंटीमीटर, तो इमेज भी कितने सेंटीमीटर पर होगी? हाँ, इमेज यहाँ से 15 पे होगी, यहाँ से 15 पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से 15 पे इमेज होगी। ये देखिए, ये प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज है I1, और इससे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड होगी, वो तो ऐसी बनेगी ही बनेगी। और फिर किसी ने ये पूछा था कि इन दोनों की इमेजेस हमेशा कॉन्साइड करेंगी? नहीं, हमेशा कॉन्साइड नहीं करेंगी। स्पेशली इसको ऐसी जगह रखा गया है कि दोनों की इमेजेस कॉन्साइड करें। इफ़ लगा हुआ है,
इफ इमेज फॉर्म बाई बोथ मिरर्स कॉन्साइड, अगर दोनों के द्वारा बनने वाली इमेजेस कॉन्साइड करें तो इस मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब जैसे ऑब्जेक्ट के सामने कहीं पर भी मिरर रख दो ये वाला और कहीं पर भी रख दो ये वाला, तो दो इमेजेस अलग अलग जगह पे बनेंगी, एक इससे बनेगी और एक इससे बनेगी, कॉन्साइड तो ना करेंगी। लेकिन हाँ, एक मिरर को तुम खिसकाना शुरू करो, एक मिरर को खिसकाना शुरू करो और तब तक खिसकाओ जब तक कि इमेज खिसक कर एक दूसरे के ऊपर ना आ जाए, तब वो स्पेशल केस है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, स्पेशली इनको स्पेशल दूरियों पर रखा गया है। ये क्वेश्चन देखिए, कॉन्केव मिरर के सामने एक एल शेप का ऑब्जेक्ट है, वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी इमेज की लंबाई I1 और इसकी इमेज की लंबाई I2 का रेशियो फाइंड करना है। हाँ, इसकी इमेज की लंबाई I1 और इसकी इमेज की लंबाई I2, I1 I2 का रेशियो फाइंड करना है। पहले वर्टिकल पार्ट के लिए कर लीजिए। वर्टिकल पार्ट के लिए m इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन u माइनस एफ माइनस 10 अपॉन माइनस का 15 माइनस माइनस 10। तो आपका ये आ गया 10 अपॉन माइनस 15 प्लस 10। तो ये क्या हो गया, m इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 5, ये आ गया माइनस 2। और m होता क्या है, इमेज की लंबाई अपॉन ऑब्जेक्ट की लंबाई, और ऑब्जेक्ट की लंबाई x है। ये हम लोगों ने I1 तक हम पहुंच गए हैं। अब आ जाइए फॉर हॉरिजेंटल पार्ट। हॉरिजेंटल पार्ट के लिए, हॉरिजेंटल पार्ट के लिए जो ml होगा, ml डिफाइन होता है इज इक्वल टू m स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4। ठीक है ना, और इसको कहते क्या हैं, इसे कहते हैं माइनस I2 बाई ऑब्जेक्ट की लंबाई। जो ml होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस इमेज की लंबाई अपॉन ऑब्जेक्ट की लंबाई, माइनस इमेज की लंबाई अपॉन ऑब्जेक्ट की लंबाई। सो दिस बिकम माइनस का I2 बाई x इज इक्वल टू 4। तो अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो 1/2 कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा माइनस I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू -2/4, -2/4। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और रिज़ल्ट आ जाएगा 1/2। तो बन गया रिज़ल्ट। अब हम लोग बात कर लें एरियल मैग्नीफिकेशन की। इस चैप्टर में हम लोग 3 मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं। पहला ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन,
दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन और तीसरा एरियल मैग्नीफिकेशन। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको m के नीचे l से, इसको m के नीचे a से रिप्रेजेंट करते हैं। एरियल मैग्नीफिकेशन, एरियल मैग्नीफिकेशन एरिया के लिए होता है। और एरियल मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? हाँ, एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला एरियल मैग्नीफिकेशन का, एरियल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर। ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं और ज़्यादातर एरियल मैग्नीफिकेशन के यही दो फार्मूले होते हैं, सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। इसको नोट कर लिया हो तो हटा दें। वर्टिकल पार्ट के लिए हमने ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाया और हॉरिजॉन्टल पार्ट के लिए हमने लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा दिया। ये होता है I/O, जबकि ये होता है -I/O। ये क्या होता है? I/O होता है, जबकि ये क्या होता है? ये -I/O होता है। इसकी इमेज की लंबाई को हमने I1 माना, ऑब्जेक्ट की लंबाई x है, इसकी इमेज की लंबाई को हमने I2 माना और ऑब्जेक्ट की लंबाई x है। ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल है, इसलिए हमने ये फंडा लगाया, अदरवाइज़ हम ये फंडा कभी भी लगा नहीं सकते। ये फंडा सिर्फ नोट्स में देखो लिखा हुआ है, ये फंडा सिर्फ तब लगाते हैं, ये फंडा सिर्फ तब लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल होता है, अदरवाइज़ हम ये फंडा लगा ही नहीं सकते। हटा दे रहे हैं। एक चीज़ रह गई बताना, वो भी ज़रा सुन लीजिए। अब ये नोट्स देख रहे थे तो हमने देखा कि ये चीज़ रह गई है। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव करता है, कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव करता है, ज़रा सा मूव करता है, ऑब्जेक्ट ज़रा सा मूव करता है तो इमेज भी ज़रा सा मूव करती है। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट मूव किया केवल 2 मिलीमीटर, ऑब्जेक्ट मूव किया 2 मिलीमीटर तो इमेज भी उसकी मूव करेगी, कुछ नहीं, 2 नहीं, कुछ और मूव करेगी। अब ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर मूव करेगा तो इमेज 2 तो ना करेगी, या तो वो 2 से कम करेगी या 2 से ज़्यादा करेगी, है ना। तो निकाला जाता है, पूछा जाता है कि इमेज कितना मूव करेगी, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। क्यों दिक्कत? इसलिए हो जाती है, ये मान लीजिए कि मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके कहाँ चला गया? यहाँ आ गया। तो अब यहाँ पे एक U1 होगा, है ना, एक क्या होगा? U2 होगा। तो U1 से हम क्या निकालेंगे? U1 से हम पहले V1 U1 से पहले हम V1 निकालेंगे, V1 निकालेंगे और U2 देखकर हम क्या निकालेंगे? हाँ, ये देखिए, ये दूसरी इमेज हम V2 निकालेंगे। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट पहले कहाँ था बताइए? 10 सेंटीमीटर पे, और मूव कितना करा है बताइए? 2 मिलीमीटर। यही तो कैलकुलेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है, लेकिन ये किसमें दिया हुआ है? मिलीमीटर में। तो पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करो तो 100 मिलीमीटर। तो पहले U1 कितना होगा? 100 मिलीमीटर, और U2 कितना होगा? 98 मिलीमीटर। तो 100 मिलीमीटर से V1 निकालें, फिर 98 मिलीमीटर से V2 निकालेंगे, तो अल्ट्रा कैलकुलेटिव हो जाता है, बहुत कैलकुलेशन हो जाता है। तो उससे बचने के लिए एक रास्ता है, उससे बचने का रास्ता ये है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। तो -v⁻⁻2
डी बाई डी टी और माइनस यू की पावर -2 डी यू बाई डी टी, और फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि फोकल लेंथ फिक्स होता है। तो दोनों तरफ से डी टी कैंसिल कर दें, तो यहाँ पर आ गया माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर और माइनस का डी यू अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी माइनस का डी वी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू अपॉन यू स्क्वायर। तो इसमें ये दिया हुआ 2 मिलीमीटर, ये है डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट और ये है डिस्टेंस मूव्ड बाय इमेज। यू दूरी होती है और डी यू चली गई दूरी, डिस्प्लेसमेंट। यू क्या है? ऑब्जेक्ट की दूरी, और डी यू क्या है? उसके द्वारा लिया गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। वी क्या है? इमेज की दूरी, मिरर से इमेज की दूरी, और डी वी क्या है? मिरर के द्वारा चली गई दूरी, डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसे सवालों में यहाँ पर आप मान रख देंगे ना, बहुत जल्दी तुरंत सवाल सॉल्व हो जाएगा। बुकलेट में लिखा भी हुआ है कि डी यू क्या है? स्मॉल डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट, और डी वी क्या है? डी यू क्या है? स्मॉल डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट। डी वी क्या है? स्मॉल डिस्टेंस मूव्ड बाय इमेज। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा कब? जब ऑब्जेक्ट कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट चला 10 सेंटीमीटर या ऑब्जेक्ट चला 20 सेंटीमीटर, तो इमेज कितना चला? तो अगर इतना ज़्यादा चलेगा तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फार्मूले में डी यू है, मतलब स्मॉल डिस्टेंस। तो ये एक कॉन्सेप्ट रह गया था, बुकलेट में लिखा हुआ है, वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद आ जाइए न्यूटन फार्मूले में। न्यूटन फार्मूला क्या है? ये मिरर है, ये इसका फोकस है, और फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी x1 है, फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी x1 है, और फोकस से इमेज की दूरी x2 है। इस फार्मूले में जो दूरी ली जाती है वो फोकस से ली जाती है। तो फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी x1 है, फोकस से इमेज की दूरी x2 है। तो फार्मूला होता है x1 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ये है न्यूटन फार्मूला, x1 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। इसको हम लोग डेराइव भी कर सकते हैं। ये है पोल, और पोल से फोकस की दूरी क्या होती है? f होती है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? f प्लस x2, और इसकी जगह पर f प्लस x1 इज इक्वल टू 1/f। तो f प्लस x2 और f प्लस x1, तो यहाँ आ जाएगा f प्लस x1 प्लस f प्लस x2 इज इक्वल टू 1/f। तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर आ गया 2f प्लस x1 प्लस x2 अपॉन, यहाँ आ गया f स्क्वायर प्लस
एफ एक्स टू प्लस एफ एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू 1/f। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 2f² प्लस एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू इज इक्वल टू f² प्लस एफ एक्स टू प्लस एफ एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू। तो एफ एक्स वन और एफ एक्स टू कैंसिल हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा। तो 2f² इज इक्वल टू f² प्लस एक्स वन एक्स टू। सो f² इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू। या तुम ये कह सकते हो कि x1 इंटू एक्स टू इज इक्वल टू f²। ये फार्मूला सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए होता है, ये फार्मूला वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए होता ही नहीं है। ये फार्मूला सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए होता है। मतलब ये फार्मूला सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए होता है, कॉन्वेक्स के लिए ये फार्मूला होता ही नहीं है। क्योंकि कॉन्वेक्स में क्या गड़बड़ी है, कॉन्वेक्स में गड़बड़ी ये है कि उसकी जो इमेज होती है वो बनती है वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, और उसके फोकस उधर होते हैं। फोकस किधर होते हैं इसके? फोकस इधर होते हैं। और न्यूटन के इस फॉर्मूले में दूरियां कहाँ से लेनी होती हैं? फोकस से ही लेनी होती है। इसका फोकस कहाँ होता है? पीछे होता है। तो ये दिक्कत है। कहने का मतलब है ये फार्मूला सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेजेस के लिए होता है, मतलब सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इमेज की वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। तो इमेज की वेलोसिटी निकालने के लिए हम एक सेकंड के लिए ये मानते हैं कि ये कोई मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है। इधर भी बन सकती है, हमने इधर मान लिया ऐसे ही। और ऑब्जेक्ट चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज चल रही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, और मिरर भी चल रहा है। तीनों चीज़ें चल रही हैं, मिरर भी चल रहा है। तो हमें इमेज की वेलोसिटी हमको निकालनी है। ये दूरी u है, ये दूरी u है मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी, और ये दूरी v है। तो 1/v तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v की पावर -1 प्लस u की पावर -1 इज इक्वल टू f की पावर -1। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। v की पावर -2 dv/dt और माइनस u की पावर -2 du/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। तो ये -1/v² dv/dt इज इक्वल टू 1/u² du/dt। ठीक है। तो v को उधर लेके जा रहे हैं हम लोग,
तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। अब ये सब देखिए मिरर के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि सारी दूरियां मिरर से ली गई हैं, ये सब मिरर के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो आइए इसको हम लोग ये बना दें। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेक्टर फॉर्म में बना लीजिए। और ये क्या लिखा हुआ है? m बराबर होता है माइनस v बाई यू। तो अगर इसका स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा? v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है m स्क्वायर, और ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेक्टर फॉर्म में कर दिया। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी है, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर को एक साइड में ले लीजिए, क्योंकि हमें इमेज की वेलोसिटी निकालने का प्रॉपर फार्मूला चाहिए। तो 1 प्लस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मिरर कॉमन ले लिया, इन दोनों में से वेलोसिटी ऑफ मिरर को हमने कॉमन ले लिया, और माइनस m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये क्या है? इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमसे पूछा क्या जाता है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बाहर से देख के बताना होता है, ठीक है ना। और ये वेलोसिटी कब है? जब ऑब्जर्वर मिरर पर ही बैठा हो। कितने बैठा हो? ऑब्जर्वर मिरर पर बैठा हो और इमेज को देख रहा हो, तो वो तो पूछा नहीं जाता। पूछा क्या जाता है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही पूछा जाता है, यानी कि रियल वेलोसिटी पूछी जाती है, ना कि रिलेटिव वेलोसिटी। रियल वेलोसिटी पूछते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पूछते। तो इस फॉर्मूले की विशेष बात यह है कि सवाल कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुरंत आंसर आ जाता है। जो मिरर इधर आ रहा है, देखो मिरर इधर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाँ, मान लो मिरर 4 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, तो हाँ -4i कैप, और उधर जा रहा है तो वही जो वेक्टर के नियम होते हैं, इधर आ रहा है तो -4i कैप, उधर जा रहा है तो 4i कैप। ऐसे ही ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो मान लो 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो 10i कैप, ठीक है ना। और अगर इधर जा रहा है तो -10i कैप करके आखिरी में मॉड ले लीजिए, अपना हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको m निकालना होगा। हाँ, m बिना निकाले सवाल कभी भी सॉल्व नहीं होगा। m बराबर I/O, m बराबर -v/u, m बराबर -f/u -f, है ना। या फिर m लिखने के लिए m इज इक्वल टू -v-f/f से कर लेते हैं। इनमें से कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करके सबसे पहले m का मान निकालें, फिर वैल्यू रख दें, आपका आंसर तुरंत आ जाए।
कोई क्वेश्चन ज़रा देखिए। वेलोसिटी के बारे में बात हुई है, वेलोसिटी के बारे में बात हुई है, तो ये बात समझिए, ये पोल है और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में होगा, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में होगा तो इमेज यहाँ होगी, और जब ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ होगी, और जब ऑब्जेक्ट इतनी ज़्यादा दूरी तय करके यहाँ तक आएगा तो इमेज बहुत कम दूरी तय कर पाएगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट अनंत से सी तक आता है तब इमेज फोकस से सी तक जा पाती है, यानी कि इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट से बहुत कम होती है। ठीक है ना। पेयर देखते जाना, जब ऑब्जेक्ट सी पर आ जाएगा तो उसकी इमेज भी सी पर होगी, उसका साइज़ बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर होगा और वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। ठीक है ना। अब जब ऑब्जेक्ट सी के अंदर चला जाएगा, जब ऑब्जेक्ट सी के अंदर जाने लगेगा तो इमेज बहुत तेज़ी से सी से बाहर जाने लगेगी, बहुत तेज़ी से सी से बाहर जाने लगेगी, और उसकी वेलोसिटी इससे बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितनी देर में ऑब्जेक्ट सी से एफ तक पहुंचेगा उतनी देर में इमेज सी से इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगी, तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जब ऑब्जेक्ट एफ के अंदर आ जाएगा, है ना, जब ऑब्जेक्ट एफ के अंदर आ जाएगा तो उसकी इमेज इस तरफ चली जाएगी, इसकी इमेज इस तरफ चली जाएगी और इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी। जब ऑब्जेक्ट एफ के अंदर आएगा तो क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट एफ के अंदर आएगा तो इमेज उस तरफ चली जाएगी और उसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा होगी। अरे मैग्नीफिकेशन हो गया ना। मैग्नीफिकेशन जब हो जाता है तो वेलोसिटी, इमेज जब इनलार्ज होती है तो उसकी वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होती है। बात समझिए। आप फॉर्मूला देख रहे हैं क्या? क्या आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं? क्या आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं? इस सवाल में, हमारे इस आर्टिकल में हमारा मिरर तो रुका हुआ है। बोलो, हमारे इस आर्टिकल में हमारा मिरर तो रुका हुआ है, तो ये फैक्टर तो है नहीं। जल्दी बोलिए। नहीं, मिरर हम नहीं चला रहे हैं इस सवाल में, हम अपने इस आर्टिकल में मिरर को रोके हुए हैं, तो ये फैक्टर तो पूरा जीरो हो गया। तो बचा क्या बताओ? वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो, -m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे कुछ जगहों पर सिर्फ यही नोट रहता है फार्मूला, तो इस फार्मूले से वो सवाल सॉल्व नहीं होगी जिसमें मिरर भी चल रहा है। ठीक है ना। और उस फार्मूले से हर सवाल सॉल्व होगा। ठीक है। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होती है वो m पर बहुत कुछ डिपेंड करती है, m² के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो जब m का मान ग्रेटर देन 1 होता है, जब m का मान ग्रेटर देन 1 होता है तो ये इससे बहुत, तब ये इससे ज़्यादा होता है। क्यों? मान लो m का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, यानी कि इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितने गुना है? 4 गुना है। अगर मान लो m का मान 3 है तो इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितने गुना होगी? 9 गुना होगी। यानी कि जब जब इमेज इनलार्ज्ड होगी तब तब इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगी। ठीक है। एक बात हम लोगों ने थ्योरी की एक बात हम लोगों ने और जानना है, बुकलेट में लिखा हुआ है, हम बताने से रह गया थोड़ा सा। ये F है और ये क्या है बताइए? C है। हाँ, लगभग डबल पे होता है। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा अनंत से चल रहा होता है अंदर की तरफ, तो इमेज इधर चल रही होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी घटती है। क्या होती है? घटती है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी पहले घटती है। ठीक है ना।
फिर जब ऑब्जेक्ट सी पे आ जाता है, जब ऑब्जेक्ट सी पे आ जाता है तो इमेज भी सी पे आ जाती है, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस घटते घटते 0 हो जाती है। ठीक है ना। फिर जब ऑब्जेक्ट सी के अंदर आ जाता है तो इमेज सी के अंदर आ जाता है तो इमेज सी के बाहर चली जाती है और दोनों के बीच की दूरी घटती है। ये देखो, ये अंदर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। अब ये अंदर आ रहा है, इमेज बाहर भाग, सी की इमेज सी पे बन गई और फिर ऑब्जेक्ट अंदर आ गया तो इमेज बाहर भाग रही है और बीच की दूरी, वो अंदर जा रहा है, ये बाहर भाग रही, तो बीच की दूरी बढ़ रही है। और जब ऑब्जेक्ट एफ के अंदर आ गया तो उसकी इमेज इस तरफ चली गई, उसकी इमेज इस तरफ चली गई, और जब ये आगे आएगा पोल की तरफ तो ये भी पोल की तरफ आएगी। सब बता चुके हैं ना, बता चुके हैं। एफ के अंदर आने वाली लाइन, पैराग्राफ देखना क्या लिखा हुआ है। एफ के अंदर जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इमेज उस तरफ चली जाती है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल की तरफ बढ़ता है इमेज भी पोल की तरफ बढ़ती है। इमेज का साइज़ छोटा होता जाता है, इमेज का साइज़ बोलो छोटा होता जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से हमेशा बड़ा ही रहता है। ये सब बताया था हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉनकेव मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट अनंत से चलना शुरू करता है तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी पहले घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। क्या क्या प्रोसेस है? जब ऑब्जेक्ट अनंत से मिरर की तरफ आता है तो पहले ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी घटती है, घटते घटते 0 हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर जब ऑब्जेक्ट एफ के अंदर आ जाता है तो इमेज पीछे चली जाती है, वर्चुअली इनलार्ज हो जाती है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल की तरफ बढ़ता है इमेज भी पोल की तरफ बढ़ती है, यानी कि ये इधर जाता है, ये इधर, तो बीच की दूरी फिर से घटती है। तो कॉनकेव मिरर के मामले में जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से मिरर की तरफ चलता है तो पहले ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। तो ऑप्टिक्स जो है ना, थ्योरेटिकली थोड़ा सा आपको याद में रखना पड़ेगा, और याद तो ऐसे नहीं रह पाएगा। चीज़ें देखी हुई हैं तो याद रहेंगी, डायग्राम सब बने हैं, तुमने समझ के किया है तो वो सब याद रहेंगे। ठीक, अभी क्वेश्चन देख लें जल्दी से। एक क्वेश्चन रह गया हमें लग रहा है, अभी देख रहे हैं। अब कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर है और उसकी इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर है, उसकी इमेज फ्रंट में ही 10 सेंटीमीटर पर है। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 9 मीटर पर सेकेंड हो, 9 मीटर पर सेकेंड हो टूवर्ड्स द मिरर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी फाइंड करनी है। मिरर की मिरर रेस्ट में है, कुछ नहीं कहा गया है मिरर के बारे में।
यानी कि मिरर रेस्ट में है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले m निकालना चाहिए, रुक जाइएगा, m पहले निकाल लीजिए। m इज इक्वल टू -v/u इनकी -10/30 -10 -30 -10 -30। तो ये हो गया, माइनस माइनस कट गया और तब भी -1 रहेगा, माइनस का 1/3। माइनस का -1/3 का स्क्वायर इंटू 9 पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव ये प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है, अगर दूर जा रहा होता तो माइनस में रखते। तो -1/9 इंटू 9 यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड, और -1 मीटर पर सेकेंड यानी कि अवे फ्रॉम द मिरर, अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर से दूर जाता हुआ, अवे फ्रॉम द मिरर। हाँ, ये प्लस x डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव आ गई, यानी कि टुवर्ड द मिरर। नेगेटिव आ जाए तो अवे फ्रॉम द मिरर। क्वेश्चन नंबर 27 छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है वो देखिए ज़रा। कॉन्केव मिरर के सामने एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसका साइड है 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर, और ये एक कॉन्केव मिरर के सामने रखा गया है। अगर मिरर या लेंस टूट जाता है तो ये मिरर है और आधा क्रैक कर गया, टूट गया है ना, तो इमेज का क्या होगा? इमेज जहाँ बन रही थी वहीं बनेगी, जितनी बड़ी बन रही थी उतनी ही बड़ी बनेगी, कुछ नहीं होगा सिवाय इसकी चमक कम हो जाएगी। इमेज की जो तीव्रता होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब लाइट कम जगह से रिफ्लेक्ट होगी, इसलिए जो इमेज बनाने वाली जो किरणें हैं वो संख्या में कम हो जाएंगी। और इमेज बनाने वाली, अरे भैया, मिरर जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा लाइट रेज उस पर गिरेंगी, ऑब्जेक्ट से निकलकर उतनी ज़्यादा लाइट रेज उस पर गिरेंगी और इमेज बनाएंगी। और लेंस जितना छोटा होगा या मिरर जितना छोटा होगा या टूट जाएगा तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली सारी किरणें मिरर से नहीं टकराएंगी, काफ़ी अगल बगल से निकल जाएंगी। जो अगल बगल से निकल जाएंगी वो इमेज बनाने में मदद नहीं करेंगी। इमेज सिर्फ रिफ्लेक्टेड रेज से ही बनती है। तो मिरर जितना बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से निकलने वाली उतनी ज़्यादा किरणों को कवर करके रिफ्लेक्ट करा के इमेज फॉर्मेशन करेगा। तो मिरर के टूट जाने पे क्या होता है? मिरर के टूट जाने पे क्या होता है? इमेज की तीव्रता कम हो जाती है, ना मैग्नीफिकेशन पे फ़र्क पड़ता है, ना पोजीशन पे फ़र्क पड़ता है। अगर मिरर में कोई काली काली पेंट कर दे, कोई मिरर में बीच बीच में काला काला पेंट कर दे, जैसे यहाँ पेंट कर दिया, यहाँ पेंट कर दिया, यहाँ पेंट कर दिया, तो क्या इमेज भी ऐसे टूटी फूटी बनेगी? कुछ नहीं होगा। इमेज फॉर्मेशन
में कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नीफिकेशन वही रहेगा, पोजीशन भी इमेज की वहीं रहेगी, केवल इमेज की तीव्रता कम हो जाएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ काला पेंट कर दिया है वहाँ लाइट गिरेगी लेकिन एब्जॉर्ब हो जाएगी, और वो किरणें जो एब्जॉर्ब हो जाएंगी वो इमेज बनाने में सहायक नहीं होंगी, इसलिए इमेज की तीव्रता कम हो जाएगी। जैसे अगले चैप्टर में एक प्रश्न आएगा कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस एक सफ़ेद घोड़े की इमेज बना रहा है। तो अब अगर लेंस में ब्लैक पट्टियाँ बना दी जाएँ 3-4, तो क्या अब इमेज घोड़े की जगह जेब्रा की बनेगी? नहीं, इमेज में धारियाँ नहीं आएंगी, इमेज की तीव्रता थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये रिफ्लेक्शन जितनी कम जगह से होगा या रिफ्रैक्शन जितनी कम जगह से होगा, इमेज की तीव्रता उतनी ही कम होती जाएगी। इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो इसके इमेज का एरिया बताना है। इमेज का एरिया हमको बताना है, तो पहले m निकाल लिया जाए। m = -f अपॉन u माइनस एफ, इनकी माइनस ऑफ -10 अपॉन -25 माइनस 10, तो ये हो गया 10 अपॉन -25 प्लस 10, यानी कि 10 अपॉन -15, यानी कि माइनस का 2/3। माइनस का 2/3। और अब एरियल मैग्नीफिकेशन का फंडा, एरियल मैग्नीफिकेशन बराबर एरिया ऑफ इमेज एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या होता है? ये होता है m²। एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। m² का मतलब हो गया -2/3 का स्क्वायर, -2/3 का स्क्वायर = एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसका साइड 3 सेंटीमीटर है। तो 4/9 = एरिया ऑफ इमेज अपॉन 9, तो 9 से 9 कैंसिल करें तो इमेज का एरिया आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑब्जेक्ट के एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा गया है, तो इमेज का एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। पूरे ऑप्टिक्स में मैग्नीफिकेशन का सबसे ज़्यादा महत्व है। मैग्नीफिकेशन के बारे में बहुत क्लियर होने से सवाल जल्दी बनते हैं। वेलोसिटी के फार्मूले में जितनी भी वेलोसिटी सब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, वही दिया ही रहता है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। एक बात हो गई। अगर प्लेन मिरर का सवाल है, वेलोसिटी वाला सवाल प्लेन मिरर का है, तो m की जगह पर 1 लिखना है। उसका मैग्नीफिकेशन निकाला तो ना जाता है, उसका मैग्नीफिकेशन तो +1 होता ही है।
तो प्लेन मिरर का सवाल अगर है वेलोसिटी से संबंधित तो m की जगह पर 1 रखना है और प्लस माइनस का ख्याल रखना है। ये सारी वेलोसिटी प्लस हैं और ये सारी माइनस। प्लस x पॉजिटिव, माइनस x की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव। ये हो गया। एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा होगा, पता नहीं कहाँ पे रखा है। बस ये कह रहे हैं कि उसकी इमेज पहले पोल से 25/3 सेंटीमीटर पर थी। और फिर वो इमेज चलते 50/7 सेंटीमीटर पर आ गई। चलते वो 50/7 सेंटीमीटर पर चलते हुए आ गई। हाँ, ये इमेज मूव कर रही है। तो इमेज तभी मूव कर रही है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। तो क्वेश्चन यही है कि ऑब्जेक्ट कितना मूव किया। डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट, ये दूरी x हमको फाइंड करनी है। डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो 2 v दिए हैं तो 2 u निकाल लीजिए बस। एक u का मतलब u1 हो गया और ये u2 हो गया। u1 और u2 निकाल के दोनों को मॉड से मॉड घटा दीजिएगा। ये क्या दिया है v1 और ये क्या दिया है v2। तो v1 से u1 निकाल लीजिए। वन बाई v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया हुआ है तो f बराबर r/2। f इज इक्वल टू r/2 यानी कि 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। तो 1/25/3 ऊपर चले जाएगा। u1 हमको निकालना है 1/10। तो 1/u1 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 3/25 50। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 - 6 यानी कि -1/50। इसलिए u1 इज इक्वल टू माइनस का 50। u1 -50 सेंटीमीटर। इसके बाद u2 निकाल लीजिए 1/v2 प्लस 1/u2 इज इक्वल टू 1/f। ये 50/7 पॉजिटिव। 1/u2 इज इक्वल टू 1/10। इसलिए 1/u2 इज इक्वल टू
1/10 माइनस 7/50 50, यहाँ पर 5 माइनस 7/50 माइनस का 2/50, सो U2 इज इक्वल टू यानी कि माइनस का 1/25। इसका मतलब U2 इज इक्वल टू माइनस का 25 मीटर में दिया है। सारी दूरियां मीटर में हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है, सब मीटर में है। सेंटीमीटर में नहीं भाई, मीटर में सब दिया हुआ है, मीटर। तो इसलिए डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी x इज इक्वल टू U1 का मॉड माइनस U2 का मॉड, यानी 50 माइनस 25 मतलब 25 मीटर। माइनस 25 मतलब 25 मीटर। सन की इमेज का डायमीटर पूछा जाता है। इसको हटा दे भाई। सन की इमेज का डायमीटर पूछा जाता है, तो हम एक सिंबॉलिक डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं। सन वेरी फार है, ये देखिए सन का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सन, और उसकी जो इमेज बनेगी, ये सिंबॉलिक डायग्राम है, ये इमेज फॉर्मेशन को शो नहीं किया जा रहा है, सिंबॉलिक डायग्राम है, ये उसकी इमेज है। और कहाँ पर बनेगी? F पर बनेगी, हाँ फोकस पर बनेगी, और ये दूरी फोकल लेंथ के बराबर होगा। ये है डायमीटर ऑफ इमेज। ये है डायमीटर ऑफ इमेज, और ये सन की अर्थ से दूरी d, और ये एंगल थीटा। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस डायमीटर ऑफ सन अपॉन d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इमेज अपॉन दूरी बोलिए f। इससे हमारा कोई भी सवाल जिस प्रकार का होगा वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर दिया गया है। थीटा सवाल में नहीं दिया रहेगा, कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, क्योंकि थीटा बराबर क्या क्या है, ये अपॉन ये भी है, या फिर ये अपॉन ये भी है। कॉमन थीटा है दोनों का थीटा कॉमन है। सन के शेप का के लिए थीटा,
और इमेज की शेप के लिए थीटा कॉमन है, तो थीटा बराबर दिस अपॉन दिस भी लिख सकते हो और दिस अपॉन दिस भी लिख सकते हो। तो इस इनइक्वलिटी से आपके सन के इमेज का डायमीटर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस डायग्राम को इस तरीके से भी बनाया जाता है कि ये बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, वेरी फार, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, वेरी फार। वेरी फार ऑब्जेक्ट, तो एक रे हमने जो यहाँ से गिराई और उसको उतने ही एंगल पर नीचे भेज दिया, और एक रे हमने कहीं फोकस से निकाल दी। एक रे हमने कहीं फोकस से निकाल दी, फोकस से निकाल दी तो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए, एक रे हमने फोकस से निकाल दी और वो बिल्कुल पलटने के बाद पैरेलल हो गई। देखिए ध्यान से, जो पोल पर गिरी वो उतने ही एंगल पर नीचे चली गई। ये एंगल थीटा आई बराबर आर, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और एक रे जो फोकस से होकर गई वो पैरेलल हो जाएगी। जहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कटेंगी, एक ये रिफ्लेक्टेड और एक ये रिफ्लेक्टेड, जहाँ पर कटेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। इमेज फोकस पर बन गया। तो आप ये भी कह सकते हैं, अगर ये पूरी दूरी d है तो आप क्या कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, हाँ इसकी हाइट O है, इसकी हाइट I है, तो O बाई D कह सकते हैं, और tan थीटा बराबर आप I बाई F भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दूरी कितनी होगी, F के बराबर। तो ऊपर वाले ट्रायंगल को देखें तो आप tan थीटा बराबर O अपॉन D कह सकते हैं, और नीचे वाले ट्रायंगल को देखें तो tan थीटा बराबर I अपॉन F भी कह सकते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा O अपॉन D बराबर I अपॉन F। इमेज का साइज़ पूछा जाता है, इमेज की लेंथ पूछी जाती है, तो इस तरीके से भी हम उस आर्टिकल को समझ सकते हैं। क्या हुआ? अच्छा, एवरेज स्पीड पूछा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लीजिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऑब्जेक्ट कितना चला था, 25 मीटर, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो ये कितना हो गया, 5/6 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई। हाँ, बदल दीजिए ना, अभी तो आंसर मीटर पर सेकंड में ही आएगा ना। अठारह बच्चे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/6 और 18/5, तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से
इसको हटा दें भाई। एंगल ऑफ व्यू क्या होता है? कोई मिरर हमें जितना व्यू दिखा सकता है, मैक्सिमम जितना व्यू दिखा सकता है, मैक्सिमम जितना व्यू दिखा सकता है, इस बात को समझने के लिए आप सबसे किनारे वाली रेज लेंगे। कौन सी रेज? जो मिरर के सबसे किनारे पड़ेंगी वो रेज आप कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो रे होंगी वो तो खैर रिफ्लेक्ट होंगी, उसके बाहर की रे मिरर पर गिरेंगी ही नहीं। तो एकदम किनारे वाली रेज को आप लीजिए, क्योंकि आपको एंगल ऑफ व्यू समझना है। ये दोनों रेज मिरर के पीछे अगर पीछे जा पाती तो यहाँ पॉइंट ओ पर मिलती, और ओ पर कैसा ऑब्जेक्ट होता? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता। कौन सा ऑब्जेक्ट होता? और ये दोनों रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर होगा, ये उसको दिखाई पड़ेंगी। तो जब ये दोनों रेज उसकी आँखों में जाएंगी, ये दोनों रेज जब उसकी आँखों में जाएंगी तो इसको यहाँ जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे बर्ड वगैरह, जितने भी यहाँ पर क्रिएचर होंगे, या कोई चीज़ उड़ रही है, मान लीजिए काइट है या कोई एरोप्लेन है जो इस दायरे में आ रहा है, ये सब इसको दिखाई पड़ेंगे। जो यहाँ होंगे है ना, वो भी इसको दिखाई पड़ेंगे। जो भी चीज़ें इस दायरे के अंदर होंगी वो सब इसको दिखाई पड़ेंगी। इसीलिए इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ व्यू। ये होता है एंगल ऑफ व्यू। तो एंगल ऑफ व्यू कैसे निकाला जाएगा? तो उसके लिए मिरर की लंबाई ले लेना, कर्वेचर की लंबाई, और ये क्या हो गया? u हो गया। तो एंगल ऑफ व्यू इज इक्वल टू मिरर की कर्वेचर लेंथ अपॉन u, रेडियन में आंसर आएगा। किनारे वाली रेल लेकर ही सवाल सॉल्व किया जाता है। ये जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब इस ऑब्जर्वर को नज़र आएंगे। ये भी रेज हैं, देखिए ये टकराने के बाद इससे मिल रही हैं, ये रेज हैं, टकराने के बाद इसको मिल रही हैं। तो अपर रे और लोअर रे की दायरे के अंदर ये जितना भी चीज़ें हैं वो इसको दिखाई पड़ेंगी, इसलिए उस एंगल को एंगल ऑफ व्यू के नाम से जाना जाता है। अब अगर ऑब्जर्वर वेरी फार है, ऑब्जर्वर वेरी फार है, तो रेस को पैरेलल होना पड़ेगा। ऑब्जर्वर अगर वेरी फार है तो रेस को पैरेलल होना पड़ेगा, तब ये ऑब्जर्वर उसको देखेगा। तो रेस पैरेलल आने का मतलब ये हो गया कि ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? f बन जाएगा। क्या बन जाएगा? f बन जाएगा। अगर ऑब्जर्वर वेरी फार है तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ऑब्जर्वर वेरी फार है, यहाँ पे वेरी फार, ऑब्जर्वर वेरी वेरी फार है, यानी कि v इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये 0 हो गया, तो 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी कि u की जगह पे क्या रख देंगे? f रख देंगे। ठीक है।
ऑब्जर्वर वेरी फार के सवाल में ये रेस, इन रेस को इनफाइनाइट पे जाना पड़ेगा, मतलब वेरी फार जाना पड़ेगा, और ये तभी हो सकता है जब ये कहाँ जा रही हूँ, फोकस में। तो तब एंगल ऑफ व्यू क्या होगा, L/U की जगह पे क्या लिख देंगे, F लिख देंगे, तो हो जाएगा। वो एंगल ऑफ व्यू है, और ये क्या है, ये है फील्ड ऑफ व्यू, है ना। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है बताओ जगह, फील्ड ऑफ व्यू, और वो एंगल ऑफ व्यू। ये जो किया गया है वो तब किया गया है इफ देखने वाला ऑब्जर्वर इज वेरी फार। तो ये वो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं जिनके क्वेश्चन तो आसान होते हैं, पर जैसे जानकारी नहीं रहती है ना तो सवाल फिर छूट जाता है, निकल नहीं पाता है। कठिन नहीं है कोई। आपने देखा होगा टीन की चद्दर के रोल बने रहते हैं। ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, लेकिन कैसा कॉन्वेक्स है, सिलिंड्रिकली कॉन्वेक्स, उभरा हुआ है ना, यहाँ इधर उभरा हुआ है तो कॉन्वेक्स हुआ, और लंबाई में है। जैसे स्टील की कोई चद्दर रोल करके सामने खड़ी कर दी जाए, दुकानों में खड़ी रहती है, उसी से काट काट के जितना जिसको चाहिए होता है उतना सेल करते हैं, है ना। तो इसके सामने जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इसके सामने अगर कोई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा या कोई पर्सन होगा जिसकी हाइट h है, तो उसकी हाइट की इमेज प्लेन मिरर से बनेगी क्योंकि ये प्लेन है, और उसकी जो मोटाई है उसकी इमेज कर्व से बनेगी। नहीं आया, उसकी हाइट को कौन हैंडल करेगा? नहीं, आप इमेजिन करिए कि आपके सामने स्टील की चद्दर को रोल करके खड़ा कर दिया गया, तो ये क्या होगा, प्लेन, और ये क्या होगा, कॉन्वेक्स। नहीं आ रहा। ये क्या होगा, ये y डायमेंशन प्लेन होगी और z डायमेंशन कर्व्ड होगी। हाँ, ये y और ये z मानते हैं हम लोग, ये x मानते हैं, ये y और ये z प्लस z और ये माइनस z। तो जो y डायमेंशन होगी वो प्लेन होगी और जो z डायमेंशन होगी वो कॉन्वेक्स होगी। तो हाइट प्लेन मिरर से हैंडल होगी और मोटाई कॉन्वेक्स से हैंडल होगी। कॉन्वेक्स क्या करता है, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। नहीं समझे, ये तो भूलने की बात ही नहीं है भाई। कॉन्केव क्या क्या करता है, वर्चुअल रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। नहीं, कॉन्केव क्या क्या करता है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड इनलार्ज्ड, वर्चुअल इरेक्ट इनलार्ज्ड। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। तो मोटाई तो कॉन्वेक्स हैंडल करेगा और हाइट प्लेन मिरर हैंडल करेगा। तो प्लेन मिरर, अच्छा, मोटाई कॉन्वेक्स हैंडल करेगा तो इमेज पतली हो जाएगी। वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, तो इमेज कैसी हो जाएगी बोलो, पतली हो जाएगी, लेकिन हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इमेज के नेचर के बारे में बताइए। वहाँ वर्चुअल इरेक्ट सेम हाइट, वर्चुअल इरेक्ट सेम हाइट बट स्मॉलर देन, बट थिनर देन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई है, कैसी इमेज बनेगी? ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है और उसकी हाइट वही रहेगी
तो इमेज का नेचर बताइए। वर्चुअल इरेक्ट, सेम हाइट बट थिनर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना चौड़ा होगा इमेज उसकी तुलना में पतली होगी। तो ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं? ग्राफ प्लॉट करने के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई भी चीज़ अननोन नहीं होनी चाहिए, तब भी ग्राफ बनता है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले फार्मूला चुने। हाँ, चूज़ द करेक्ट फार्मूला। चलो लिखना क्या है बोल देते हैं, टाइम खराब होगा नहीं तो। ग्राफ बनाने के लिए पहले सही फार्मूले का चुनाव करिए। तो उस फार्मूले में अगर 3 चीज़ें हैं तो तीनों को विद साइन रखिए, 4 चीज़ें हैं तो चारों चीज़ों को विद साइन रखिए, फिर उसको अरेंज कर दीजिए, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए तो मालूम पड़ जाएगा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए कि पैराबोला होना चाहिए। 2 ही प्रकार के ग्राफ होते हैं ऑप्टिक्स में, स्ट्रेट लाइन या हल्का सा कर्वेचर होता है पैराबोलिक टाइप का। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। पहले मेथड पढ़ लीजिए, फार्मूले का चुनाव करिए, फिर सारी क्वांटिटीज़ को विद साइन रखिए, फिर उसको अरेंज करिए और ग्राफ पहचानने की कोशिश करिए। तो पहला सवाल जो लिखा हुआ है, रियल ऑब्जेक्ट यानी u की जगह पर -u, रियल इमेज मतलब v की जगह पर -v, कॉनकेव मिरर यानी कि f की जगह पर -f, नहीं इक्वल टू नहीं लिखा है, इम्प्लाइज दैट लिखा है। u को क्या लिखना है? -u, v को -v, f को -f क्यों? रियल कॉनकेव में हर चीज़ इधर ही होती है, नहीं एफ भी इधर होता है, सी भी इधर ही होता है, तो एफ भी -f होता है, हाँ एफ भी निगेटिव होता है, आर भी निगेटिव होता है। हमें 1/u और 1/v का ग्राफ बनाना है। ऐसे सवाल सब गलत ही कर देते हैं सब। मेथड देखिए, सही फार्मूले का चुनाव करिए। मिरर फार्मूला, लेंथ फार्मूले में यहाँ माइनस हम लोग लेंगे हमेशा, मिरर फार्मूले में प्लस होता है, तो 1/-v प्लस 1/-u इज इक्वल टू 1/-f। ये अलग बात है कि तीनों माइनस कॉमन आके कट गए और हम फिर वहीं पहुंच गए। अब y एक्सिस पर 1/v है और x एक्सिस पर 1/u है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस इंटरसेप्ट। तो ग्राफ कैसा होगा? लीनियर, क्योंकि 1/v की पावर भी 1 है और 1/u की पावर भी 1 है, लीनियर रिलेशन है। इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव है ना, और स्लोप कैसा है बोलो? नेगेटिव। स्लोप एंगल, स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू -1 है, तो अल्फ़ा में आ जाइए, तो -tan अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, सो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। अंदर वाला अल्फ़ा 45 होगा तो बाहर वाला थीटा 135 होगा, है ना।
कहने का मतलब ये सवाल आसानी से हो जाएंगे। रियल ऑब्जेक्ट अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी कर लीजिए तो ख़त्म कर दें। कल हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। रियल ऑब्जेक्ट यानी u की जगह पर माइनस यू इक्वल टू मत लिखेगा, इम्प्लाइज दैट u को माइनस यू लिखना है। वर्चुअल इमेज पीछे बनती है भाई, v की जगह पर बोलो प्लस v। और मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सारे पैरामीटर फ्रंट में होते हैं। f की जगह पर माइनस f लिखना है। इस बार भी हमको वन अपॉन यू और वन अपॉन वी का ग्राफ ही बनाना है। देखो भाई बात समझो, तुम वन अपॉन वी पूरे को एक चीज़ समझो। वन अपॉन वी एक चीज़ है, पूरी एक चीज़ है वाई, और वन अपॉन यू एक्स, ठीक है ना। सही फॉर्मूले का चुनाव वन अपॉन प्लस वी प्लस वन अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस एफ। सही फॉर्मूले का चुनाव कर लिया हम लोगों ने। अब तीसरा स्टेप बाकी है, अरेंजमेंट। अरेंज द फार्मूला। फॉर्मूले को वैसा अरेंज करिए जैसा सवाल बनाने वाला चाह रहा है। ये देखिए अरेंज हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया और ये इंटरसेप्ट हो गया। अगर तुम ऐसे ही फार्मूला लिखकर तुरंत चाहोगे कि हम ग्राफ बना दें तो ग्राफ गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। कंप्लीट का मतलब ये हुआ कि अगर फार्मूले में तीन चीज़ें हैं तो तीनों विद साइन हमको पता होने चाहिए। अगर हमें एक का भी साइन नहीं पता है तो हम सही ग्राफ का चुनाव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेप्ट निगेटिव बनाओ। कितने बार हमने कहा कि सब स्ट्रेट लाइन अगर बनाना है तो सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? इंटरसेप्ट, और उसके बाद स्लोप बनाना चाहिए। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव। बना ही नहीं। ये लीजिए बन गया। और इंटरसेप्ट की वैल्यू कोई पूछे तो 1/f होगा। जैसे यहाँ लिखा है 50, मार्किंग होगी ना यहाँ पे। अगर न्यूमेरिकल टाइप का होगा तो मार्किंग होगी, तो यहाँ लिखा रहेगा 50, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। 1/f बराबर 50 सेंटीमीटर, तो f बराबर 1/50, 1/50, 1/50 मतलब 0.02। स्ट्रेट लाइन जब भी बनाते हैं तो इंटरसेप्ट पहले बनाते हैं। इंटरसेप्ट बनाने के बाद हमें खुद ही समझ में आ जाता है कि हम उधर बनाएं कि इधर बनाएं, इसमें क्या कमी है। इंटरसेप्ट बनाने के बाद हमको तुरंत समझ में आ जाता है कि हम ये ग्राफ चुनें कि वो ग्राफ चुनें। तो ये ग्राफ क्यों गलत है? क्योंकि इसका स्लोप जो है वो निगेटिव है। और ये ग्राफ क्यों सही है? क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है। लेस देन 90, ग्रेटर देन 90। तो ये गलत है, वो सही है।
ये गलत है, हटा दिए इसीलिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। एक सवाल लगा लिया जाए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में हमेशा पहली लाइन में कहा जाता है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। लाइट की एक कन्वर्जिंग बीम कॉन्वेक्स मिरर पे गिर रही है, यानी यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ये पोल है, ये दूरी 24 सेंटीमीटर दी हुई है और मिरर की फोकल लेंथ भी 24 सेंटीमीटर दी हुई है। और हमें इमेज का नेचर पता करना है, इमेज की पोजीशन भी हमें पता करनी है। तो 24 तो नहीं है, 5 सेंटीमीटर है भाई। फाइव सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इमेज की पोजीशन और नेचर हमको पता करना है। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u हमेशा पॉजिटिव होगा और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव। किसी भी कॉन्वेक्स सिस्टम की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्केव सिस्टम की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। इसलिए 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5, तो 10 1 माइनस 2/5 यानी माइनस 1/10। सो v इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, यानी ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर यहाँ मिलेंगी और फ्रंट में इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज विल फॉर्म in front of mirror, in front of mirror। इमेज का नेचर, इमेज की पोजीशन पता लगा ली है। इमेज का नेचर अगर देखना है तो मैग्नीफिकेशन निकालना चाहिए तुरंत। v की वैल्यू -10 और u की वैल्यू +5। v की वैल्यू -10, u की वैल्यू +5, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 10/5 यानी +2। मतलब इमेज इरेक्ट है। इमेज इरेक्ट है एंड इनलार्ज्ड। इरेक्ट है और इनलार्ज्ड है। दो गुनी बड़ी है। इमेज इरेक्ट भी है, इनलार्ज्ड भी है। पॉलिश वाले साइड के अपोजिट देखिए, तो पॉलिश वाले साइड के अपोजिट
ये पोल है, ये एक कॉन्केव मिरर है, पॉलिश वाले साइड के अपोजिट देखिए धंसा हुआ है, धंसा हुआ है तो कॉन्केव हुआ। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज वहीं बन जाएगी, क्योंकि रे ऐसे आएगी, रे ऐसे आएगी और अपने ही रास्ते पर लौट जाएगी। एक रे पोल पर गिरेगी और वो भी अपने ही रास्ते पर लौट जाएगी। जो दोनों लौटेंगी उन्हीं से इमेज का फॉर्मेशन होगा। मतलब कुछ बहुत बेसिक बातें हैं। इमेज का फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद होता है। इंसिडेंट रे कभी इमेज नहीं बनाती, उनकी मदद से इमेज बनती है। किन रेज से? हाँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से डील होने के बाद इमेज बनती है। मान लो रेज वहाँ मिरर है, यहीं पे कट कर दें तो यहाँ इमेज होना बन जाएगी। इमेज किससे मानी जाएगी? क्या रेज मिरर पे गिरने से पहले आपस में कटती नहीं है? कटती हैं, बिल्कुल कटती हैं। सर की रेज वहाँ जा रही हैं, पैर की रेज वहाँ आ रही हैं, सामने भी जा रही हैं, हर तरफ रेज निकल रही हैं। तो क्या मिरर से डील करने के पहले वो लोग एक दूसरे को नहीं काटते? काटते हैं, पर वहाँ इमेज थोड़ा बनती है। इमेज कहाँ बनती है? रिफ्लेक्शन होने के बाद जब कट करती हैं, या लेंस है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद जब कट करती हैं। तो ये तो बहुत सीधी सी बात है भाई। तो सी की इमेज सी पे ही बन जाएगी। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, कम से कम 2 रेज। ये रे अपने रास्ते पर वापस क्यों लौट गई? क्योंकि नॉर्मल के अलाउंग गिरी तो नॉर्मल के अलाउंग वापस चली गई। ये भी नॉर्मल के अलाउंग गिरी तो नॉर्मल के अलाउंग वापस चली गई। ये कैसे मालूम पड़ा कि ये दोनों लाइनें नॉर्मल हैं? मेरा प्रश्न है कि ये कैसे मालूम पड़ा कि ये दोनों लाइनें नॉर्मल हैं? क्योंकि दोनों सी से जा रही हैं, दोनों मिरर से सी से मिल रही, मिरर और सी मिल रहा है तो वो नॉर्मल है। एक मिरर में कितने नॉर्मल होते हैं? इनफाइनाइट नॉर्मल होते हैं। हम कौन से 2 नॉर्मलों की हेल्प लेते हैं? जहाँ रे गिरती है वहाँ पर नॉर्मल बनाकर सब कुछ करते हैं। अब कह रहे हैं कि अगर इस कॉनकेव मिरर में लिक्विड भर दिया जाए, वाटर फिल कर दिया जाए, तो अब इमेज कहाँ बनेगी? इस पे हमने वाटर फिल कर दिया, कोई लिक्विड फिल कर दिया और वहीं पर पुरानी जगह पर ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये पॉइंट सी है और हमने ऑब्जेक्ट को वहीं पर रख दिया। तो अब क्या प्रोसेस होगा? पहले रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन कराने के लिए भी नॉर्मल का बहुत महत्व है। ये नॉर्मल है, देखिए, तो ये रे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। बोलो, क्योंकि रेयरर से कहाँ आ रहे हैं? हाँ, ये एयर है रेयरर और ये लिक्विड है डेंसर। 8 से जब डी जाते हैं तो क्या होता है? रे का क्या होता है? नॉर्मल की ओर बेंड होती है। ये देखिए, नॉर्मल की तरफ ये ऐसे आके नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ये आई है और ये आर है। फिर यहाँ पर गिरी, जब यहाँ पर गिरेगी तो ये नॉर्मल बनेगा। हाँ, ये नॉर्मल बनाया हमने। हाँ, नॉर्मल वो सी से होके जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
फिर यहाँ पर जब आएगी तो फिर रिफ्रैक्शन होगा, है ना। और जब ये डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी, चली गई। एक रे जो हमने सीधे गिराई, सीधे गिरी, जब सीधे गिरती है तो सीधे ही चली जाती है। अगर ये बात अगले चैप्टर में आपको पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी। नॉर्मल इंसिडेंस अगर मिरर पे होगा, नॉर्मल इंसिडेंस अगर मिरर पर होगा तो उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी, और नॉर्मल इंसिडेंस अगर वाटर में या ग्लास में होगा तो बिना मुड़े सीधे चली जाएगी। नहीं मुड़ेगी, जब नॉर्मली गिरती है तो नहीं मुड़ती है। ये चली गई, अब वो पोल पे टकराई, पोल पर टकराई तो अपने ही रास्ते पर वापस, क्योंकि ये नॉर्मल है। ये वाटर सरफेस का नॉर्मल है और ये मिरर का नॉर्मल है, तो नॉर्मल के अलॉन्ग गिरेगी तो अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाएगी। तो ये रे और ये रे जो लौटी है वो यहाँ पर मिलेंगी और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन P एंड C। और जब पानी नहीं होगा तो C पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी C पे बनेगी, और जब पानी भर देंगे तो इमेज C और P के बीच में कहीं बनेगी। ये थ्योरी डायरेक्टली आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। एक बात और बता दें, किसी भी मिरर की फोकल लेंथ सिर्फ उसके शेप पर डिपेंड करती है, क्योंकि F बराबर क्या होता है बताइए, R/2 होता है। तो अगर हम मिरर में पानी भर देंगे तो उसकी फोकल लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जो नया F होगा वो भी कितना होगा बताइए, R/2 ही होगा। किसी मिरर को पानी में डुबो दें तो उसकी फोकल लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे पढ़ाया जाएगा, लेंस को पानी में डुबो दें तो फोकल लेंथ तुरंत बदल जाएगी, लेकिन मिरर को पानी में डुबो दें तो फोकल लेंथ में कोई फ़र्क, क्योंकि मिरर की फोकस दूरी के फार्मूले में कहीं म्यू नहीं आता। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिरर के किसी भी फार्मूले में म्यू नहीं आता है। इसका मतलब है मिरर की फोकल लेंथ आसपास के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है, उसकी फोकल लेंथ सिर्फ मिरर के शेप पर डिपेंड करता है, और फोकल लेंथ का फार्मूला R/2 होता है, ठीक है। तो ये एक पार्ट था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये ख़त्म हो गया है। तो कल हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपका फ़ोन वहीं रखा था, उसमें संजीव मिश्रा यूनियन बैंक से फ़ोन आ गया था।